ठीक है। ऑलराइट, सो अभी हम आज डिस्कस करेंगे आइडेंटिटी फैक्टर के बारे में। ठीक है, हाँ, उससे पहले मैं आपको एक चीज बता रहा था कि जैसे कि मैंने बताया आपको कि आपके ऑन प्रेमिसेस पे जो डोमेन कंट्रोलर होता है उसमें आप बनाते हो ऑब्जेक्ट्स, राइट? यू नो व्हाट ऑब्जेक्ट्स इज? हम्म ऑब्जेक्ट्स इज अ कंप्यूटर्स, यूजर्स, ग्रुप, राइट? कॉन्टैक्ट्स कॉन्टैक्ट्स, ठीक है, हम्म और भी जो आप कंटेनर्स बनाते हो, पार्टीशंस बनाते हो, ठीक है, दीज ऑल आर ऑब्जेक्ट्स। सो ऑन प्रेमिसेस राइट एक्टिव डायरेक्टरी जो होती है वो ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है। कई बार हम लोग इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डोमेन? सो उसका एक सिंपल लाइन आंसर है, डोमेन मल्टीपल एट्रीब्यूट्स क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट एंड मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट्स अ डोमेन, राइट? एंड मल्टीपल डोमेन्स क्रिएट अ फॉरेस्ट। तो आई होप आपको ये फैक्टर क्लियर है कि ऑब्जेक्ट्स क्या होती हैं एडी में, राइट? तो जब हम राइट राइट आगे बात करते हैं तो जैसे एडी में ऑब्जेक्ट्स होती है, क्लाउड में हम उसको आइडेंटिटीज बोलते हैं, ठीक है। ओके अब ये अक्सर टर्म आता है जो लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हाउ आइडेंटिटीज आर डिफरेंट विद ऑब्जेक्ट्स। देयर इज नो डिफरेंस, जस्ट वर्ड का फर्क है। जब वो चीज ऑन प्रेम पे थी तो वो ऑब्जेक्ट के नाम से जानी जाती थी, अब वो क्लाउड पे आ गई तो वो आइडेंटिटी हो गई। ठीक है भाई, ये चीज आपको पहले थोड़ी सी पता होनी चाहिए, दैट्स द फर्स्ट थिंग। हम्म सेकेंड थिंग इज अबाउट कि स्ट्रक्चर, जो आपका स्ट्रक्चर होता है किसी भी चीज का। अब जैसे हम जब बात करते हैं एक्टिव डायरेक्टरी की, तो एक बहुत जनरल सा टर्म आता है कि एक्टिव डायरेक्टरी स्ट्रक्चर इज एन हायरार्किकल इन नेचर। हालांकि ऐसा होता नहीं है। अगर आपने एडी में डीप डाइव करी है तो आपको पता होगा कि एडी का स्ट्रक्चर हिरारिकल नहीं होता है, लेकिन एडी को हिरारिकल स्ट्रक्चर क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसमें जो ऑब्जेक्ट स्टोर होती हैं वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में स्टोर होती हैं। जैसे सबसे ऊपर डोमेन होता हम्म है, डोमेन के अंदर आपका ओयू होता है, और ओयू के अंदर आप ऑब्जेक्ट बनाते हो, राइट? तो जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट के कैनोनिकल नेम को देखते हो तो वहां पे आपको उसका पूरा पाथ दिखता है, राइट? कि सी एन इज इक्वल्स टू जो भी यूजर का नाम है, कॉमा ओ यू इज इक्वल्स टू उसका जो ओ यू का पाथ है, कॉमा डी सी इज इक्वल्स टू डोमेन का नेम, कॉमा डी सी इज इक्वल्स टू डॉट कॉम ओ आर, जो भी है वट एवर, इफ यू हैव नोटिस्ड। ठीक है, अगर आपने एडी में नोटिस किया है तो किसी भी चीज का डिस्टिंग्विश नेम या जिसको आप कैनोनिकल नेम बोलते हो, राइट वो आपको एक हिरारिकल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है हर एक ऑब्जेक्ट का। लेकिन जो राइट आपका अजोर एडी है, वहां पे ऑब्जेक्ट्स जो होती हैं वो फ्लैट स्ट्रक्चर्ड होती हैं। यानी कि वहां पे कोई भी आइडेंटिटी, सॉरी, कोई भी ओयू और कोई भी डोमेन हिरार्की और सब ओयू, ऐसा कोई कंसेप्ट होता ही नहीं है। ठीक है, आप वहां पे जो भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हो वो डायरेक्ट आपके टेनेंट में क्रिएट होती हैं एज अ फ्लैट स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। ठीक है, तो यही एक रीजन है कि वहां पे जब आप ऑन प्रेमिसेस के कंपैरिजन में बात करते हो, जैसे आपने बोला कि ग्रुप पॉलिसी है, ठीक है, तो ये सब फैक्टर्स वहां पे आपको नहीं मिलते हैं। सिक्योरिटी पॉलिसीज, ग्रुप पॉलिसी, वहां पे आपको कंडीशनल एक्सेस मिलता है। वहां पे आपको एमडीएम और इंट्यून के थ्रू आप पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर सकते हो डिवाइसेस के ऊपर। ओवरऑल आप अचीव सेम चीज करते हो बट डिफरेंट मैनर में करते हो। रीजन इज बिकॉज वहां पे आपके पास स्ट्रक्चर है जो वो फ्लैट स्ट्रक्चर है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपको? ये दो चीज आपको समझ में आई, राइट राइट राइट? अभी मैं हम्म इसको, और देखो मैं डीप में जाऊं तो बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए, लेकिन मैं डोज के हिसाब से चल रहा हूँ, ये इतना भी नहीं कि आपको बाउंस होने लगे ओके चीजें। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई नाउ। हम्म अब एक चैलेंज आता है ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, वो ये है कि जब भी आपके पास मान लीजिए एक ऑन प्रेमिसेस एडी सर्वर था और आपके जो तो यूजर्स थे वो इस सर्वर पे कनेक्ट होते थे अपने डेली वर्किंग के लिए, ठीक है, ऑथेंटिकेशन के लिए, जो भी ऑथेंटिकेशन होता था, चाहे वो आपका
करबरोज ऑथेंटिकेशन हो, चाहे वो आपका कोई फाइल सर्वर बेस IDFS बेस ऑथेंटिकेशन हो, कोई भी टाइप का ऑथेंटिकेशन होता था, ऑथराइजेशन होता था, ऑडिटिंग होती थी। यानी कि जो ट्रिपल ए का कंसेप्ट अगर आपने पढ़ा है, ऑथराइजेशन, ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग, ये तीनों की तीनों चीजें आपकी एक्टिव डायरेक्टरी ऑन प्रेमिसेस मेंटेन करती है। क्लियर? नाउ हम्म अब हम्म आपकी कंपनी ने एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर अपने अपने इंफ्रा में ऐड किया, जिसको हम बोल सकते हैं प्लेटफॉर्म, दैट इज क्लाउड। अब ये क्लाउड जो है, ये इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी अजूर, इट कुड बी M365, इट कुड बी योर G Suite, राइट? थोड़ा बड़ा सुपर कर लेता हूँ। हम्म It could be a G Suite, it could be your AWS, Amazon Web Service, it could be AWS एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारे क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, उसने आपको क्लाउड प्रोवाइडर दी, आपने कोई भी क्लाउड सर्विस ले ली, ठीक है? अब आप चाहते हो कि आपके यूजर्स इस क्लाउड की सर्विसेज को अवेल कर पाए, बट दे डोंट हैव टू गो फॉर सेपरेट क्रेडेंशियल्स। अब मैं उनको एक सेपरेट क्रेडेंशियल्स राइट नहीं दे सकता, क्योंकि अगर मैं इनको एक सेपरेट क्रेडेंशियल दूंगा, सो समहाउ ये इनके लिए डिफिकल्ट भी होगा मैनेज करना। एंड जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया कि आपका जो ऑन प्रेमिसेस इंफ्रा है, जहां पे आपने ऑलरेडी यूजर्स के लिए पॉलिसीज, परमिशंस और ऑडिटिंग, अकाउंटेबिलिटी सब सेट कर रखी है, वो चीजों को आप फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर पाओगे, राइट? नहीं कर पाएंगे प्लस आपके पास, अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं, तो हेल्प डेस्क का ओवरहेड बढ़ जाएगा, क्योंकि अक्सर यूजर्स कहेंगे कि मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा, मेरा पासवर्ड रीसेट कर दो, मैं भूल गया, मेरा राइट अकाउंट लॉक हो गया, वगैरह वगैरह, राइट? कोई कोई यूजर कहता है उसने कॉम्प्लेक्स पासवर्ड सेट नहीं किया, उसका अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हो गया, अकाउंट लॉकआउट हो गया, बहुत सारे इश्यूज आएंगे। तो कॉन्सेप्ट बनाया गया कि व्हाई वी कैन नॉट गो फॉर अ सिंगल एंटिटी, एक हम सिंगल आइडेंटिटी के फॉर्म में इन ऑब्जेक्ट्स को ऑथेंटिकेट करवाएंगे। और जब बात आती है किसी भी चीज को सिंगल आइडेंटिटी के फॉर्म में ऑथेंटिकेट कराने की, तो वहां पे आपको चाहिए एक एजेंट जो आपके लिए ये ऑथेंटिकेशन मैनेज करे, ठीक है? ओके अब आपने क्या किया, आपने एक एजेंट के थ्रू, अभी एजेंट क्या है मैं इसको डिस्कस ही नहीं कर रहा हूँ, अभी आप इसको छोड़ दो, ये क्या एजेंट है, आप बस समझ लो एक मीडिएटर है, जिसने आपके ऑन प्रेम एडी सर्वर से कनेक्शन स्टैब्लिश कर दिया आपके क्लाउड के ऊपर। अब इससे एडवांटेज क्या हुआ कि अगर आपका कोई यूजर अपने इस एडीसी सर्वर पे लॉगिन करता है एंड उसको यहाँ पे कोई रिसोर्सेज यहाँ के एक्सेस करने हैं, सो ही कैन डायरेक्टली लॉग ऑन टू दिस पर्टिकुलर पोर्टल यूजिंग द सेम क्रेडेंशियल ही इज यूजिंग फॉर हिज अदर वर्क, राइट? तो इससे फायदा क्या हुआ, एक तो आपकी क्रेडेंशियल्स सेंट्रल मैनेज्ड है, राइट? कोई यूजर आपको ये नहीं कह सकता कि मेरा अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हो गया, मेरे अकाउंट में स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं था या पासवर्ड एक्सपायरेशन पॉलिसी नहीं थी, वगैरह वगैरह। वो सब चीजें आप सिंगल लोकेशन से कंट्रोल कर रहे हो। तो देखा जाए तो आपके इंफ्रा में एक मैनेजेबिलिटी, या जिसको आप बोल सकते हो एक थ्रॉटलिंग क्रिएट हो गई, जो आपने अपने एंड पे इम्प्लीमेंट कर दी अपने डायरेक्टरी लेवल पे, ताकि यूजर्स कहीं पे भी लॉगिन करें, कहीं से कुछ भी करें, अल्टीमेटली वो ऑथेंटिकेट मेरे डीसी से हो, या जो भी आपका केडीसी बना हुआ कर की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बना करबरोज का, उसके थ्रू ही ऑथेंटिकेशन मेरा गवर्न हो, ठीक है? इतना क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? हाँ ओके, एक कोई डाउट क्वेश्चन तो आप पूछ लो इतने को लेके। नहीं नहीं अभी अभी क्लियर है अभी क्लियर है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब अब मैं बात करता हूं थोड़ा इसमें एडवांस लेवल की। मैंने जैसे कि आपको बताया कि दिस इज समथिंग वी कॉल्ड एज एन आइडेंटिटी एज अ सर्विस, ठीक है? जैसे आपने सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, राइट, कोड राइट एज अ सर्विस, बहुत सारी चीजों के नाम सुने हैं। सिमिलरली वैसे ही एक आइडेंटिटी एज अ सर्विस का ये कंसेप्ट है, दैट इज फर्स्ट थिंग, ठीक है भाई? अब आइडेंटिटी एज अ सर्विस का कंसेप्ट होने की वजह से इसमें आपको मिलते हैं कुछ बेनिफिट। सबसे पहला बेनिफिट आपको मिलता है कि जो आपकी एप्स हैं उनको आप इजिली कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है? EASILY। अब ये ऐप कनेक्ट इजिली का मतलब क्या है, देखिए, लेट्स से फॉर एग्जांपल आप M365 की बात करता हूं मैं,
ठीक है। M365 इज अ सॉफ्टवेयर सर्विस प्लेटफॉर्म। वहां पे जो भी सर्विसेज हैं वो एज एन ऐप के फॉर्म में आपको ऑफर्ड है, सब। राइट। लेकिन अगर आपने कभी अज्योर पे देखा होगा तो अज्योर पे बहुत सारी एंटरप्राइज एप्स को ऐड करने का ऑप्शन होता है, एप्लीकेशंस होती है। राइट। राइट तो राइट। कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसी एप्स होती हैं जिनके प्रोवाइडर्स जो होते हैं वो कोई डिफरेंट क्लाउड पे बैठे हैं, जैसे सैप की एप्लीकेशन हो गई, हम्म या आपकी ड्रॉप बॉक्स की हो गई, हम्म या सेल्स फोर्स हो गई, राइट। ये हम्म एप्लीकेशंस जो है, हालांकि इनके वेंडर अलग हैं, इनकी सर्विसेज अलग हैं, बट आप डायरेक्टली अपने एडी सर्वर से इनको कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो अलग ही टेक्नोलॉजी, अलग प्लेटफॉर्म पे बिल्ड है। तो वहां पे कंसेप्ट बनाया एडी गया है सर्वर मींस ऑन प्रेम एडी ऑन सर्वर, प्रमाइस ऑन एडी प्रेम, या? ऑन प्रेम, ऑन प्रेम, ऑन प्रेम, ऑन प्रेम। आप नहीं कर सकते कनेक्ट, राइट, क्योंकि दोनों साइट्स को कनेक्ट करने के लिए कुछ तो कॉमन होना चाहिए ना। अब अगर सेल्स फोर्स का मैं एग्जांपल लेता हूं, या सेल्स फोर्स को आपको इंटीग्रेट करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो वहां पे आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप सेल्स फोर्स वालों से बोलो कि भाई आप मेरे को अपना प्रोसेस बताइए, अपना कोई एजेंट हमारे इंफ्रा में डिप्लॉय करिए, और उस एजेंट के बेस पे मैं अपने यूजर्स को वहां पे सिंक कराऊंगा, जिसको आप बोलते हो एलडैप सिंक, ताकि मेरे यूजर्स जब भी आपके हम्म क्लाउड पे लॉग इन करें तो उनकी ऑथेंटिकेशन जो है वो आपका जो एजेंट आपने डिप्लॉय कर रखा है हमारे ऑन ऑन प्रेमिसेस पे, उससे वो कनेक्ट करके हमारे कर्बरोस के केडीसी से कनेक्ट करके ऑथेंटिकेट करे। दैट इज अ फर्स्ट वे, विच इज अ क्वाइट हम्म कॉम्प्लिकेटेड। क्योंकि देखिए, यहाँ पे आपको उनका एक एजेंट लगाना पड़ेगा, एक सर्वर डेडिकेट करना पड़ेगा, और यू नेवर नो कि भाई जो सर्वर आपके क्रेडेंशियल्स के अलावा और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर रहा है, राइट। सो इट्स अ काइंड ऑफ सेम सिचुएशन कि आपने कोई अनट्रस्टेड ऐप अपने मोबाइल फोन पे डाउनलोड करी, एंड वो ऐप आपसे स्टोरेज की परमिशन मांग रही है। लेट्स से आपने कोई एक टॉर्च की ऐप डाउनलोड करी और वो कह रहा है कि स्टोरेज का एक्सेस दो मुझे, विच मेक्स नो सेंस फॉर यू। हम्म और आपको पता भी नहीं है कि यार ये स्टोरेज का एक्सेस देने के बाद मेरा स्टोरेज से क्या डेटा उठाएगा, क्या वहां पेस्ट करेगा। तो सेम हैपेंस विद द ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो। तो ऑर्गेनाइजेशंस कैन नॉट ट्रस्ट any third party vendor to have their own server in our infrastructure, right? ऐसे हम किसी को हम्म ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो सेकंड ऑप्शन क्या था? सेकंड ऑप्शन था कि भाई कोई बात नहीं, सेल्स फोर्स है आपका यहाँ पे, मान लो ये सेल्स फोर्स का एक क्लाउड है। लेट मी क्रिएट अनदर छोटा सा क्लाउड हियर, दिस इज योर सेल्स फोर्स क्लाउड, मान लो सपोज सेल्स फोर्स क्लाउड। तो इस केस में क्या होगा, आपने अपने कनेक्शन जो आपका एडी सर्वर का बना है वो आपके क्लाउड के टेनेंट पे बना हुआ है, और आपने अपने टेनेंट से सेल्स फोर्स के क्लाउड को कनेक्ट कर रखा है। तो यानी कि अब अगर कोई यूजर आपका, लेट से ये एक यूजर है, और ये यूजर डायरेक्टली अगर सेल्स फोर्स पे लॉगिन करता है, तो उसका ऑथराइजेशन की कोई इशू नहीं आएगा। नाउ यू गेटिंग मी, राइट? राइट। सो दैट्स व्हाट आई सेड कि ऐप नहीं इजीली नहीं, कनेक्ट। ऑथराइजेशन का इशू क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि जो हमारी आइडेंटिटी डिटेल्स ऑन प्रमाइस में है, ऑन प्रेम में है, वो हमारी एज्योर क्लाउड पे भी होगी। बिल्कुल, राइट। बिल्कुल, क्योंकि यूजर तो सिंक कर रहा है हमारा। बिल्कुल। तो जब हमने सेल्स फोर्स को यहाँ से कनेक्ट किया हुआ है, तो क्या गारंटी है कि वो यहाँ से डेटा फैच नहीं कर रहा है, इंफॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड ओके, नहीं है उसको? बेसिकली होता क्या है कि जब हम बात करते हैं मॉडर्न ऑथेंटिकेशन की, ठीक है, आपने हम्म, नेटिव ऑथेंटिकेशन और मॉडर्न ऑथेंटिकेशन का डिफरेंस पढ़ा है, जिसमें आपका कर्बरोज नेटिव अ, ऑथेंटिकेशन है, और सैमल हो गया, ओऑथ ओके। हो गया, ठीक है, इनका आपने कंसेप्ट पढ़ा है? नहीं 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 पढ़ा, नहीं, नहीं पढ़ा इसीलिए इनका। आपका ये क्वेश्चन है। कैरबोस कैरबोस का तो पता है, बट जो मॉडर्न में आपने बताया ये नहीं सुना मैंने। मैं आपको डिटेल बताता हूँ। कर्बरोस की, अगर मैं कर्बरोस की बात करूं, ठीक है, मैं एक नई शीट खोल लेता हूँ, मैं फटाफट आपको कर्बरोस का कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि कर्बरोस जब काम करता है तो उसमें क्या चैलेंजेस होते हैं। बेसिकली होता क्या है कि कर्बरोस के दो पार्टीशन होते हैं, ठीक है। एक आपका होता है की जनरेटर, एक होता है की डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको आप बोलते राइट। हो कि की जनरेटर, और एक आपका होता है की डिस्ट्रीब्यूशन। अरे टीडीसी। क्या हो गया यार, हम्म रुको। एक आपका हो गया की जेन, और एक आपका हो गया की डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है।
अब TTC। सपोज TISTRIB, ठीक है। अब होता क्या है कि मान लीजिए आपका एक यूजर है, ठीक है, वो यूजर यहाँ बैठा है, लेट्स से आपका ही यूजर है, और ये आपकी एक एप्लीकेशन है जिसको वो एक्सेस करना चाहता है। तो मेजरली क्या होता है कि पहले यूजर जो है वो लॉग इन करता है एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन रिक्वेस्ट भेजती है कीजन के पास, कीजन वहां से एक की भेजता है जिसमें वो केडीसी का एक डिक्रिप्ट वैल्यू प्लस आपकी यूजर की डिटेल्स होती हैं। उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन यहाँ आती है, यूजर उसको डिक्रिप्ट करता है, फिर उसको वापस यूजर इसको भेजता है सिक्योर टोकन को, फिर ये सिक्योर टोकन यहाँ से वापस जाके ऑथेंटिकेट होता है और फिर ये वेरीफाई होके यहाँ पे कैश हो जाता है फॉर अ सर्टेन इंटरवल। ये मोटा मोटा मैंने आपको बताया, मैं आपको डिटेल में मैं नहीं गया अंदर, ठीक है। ठीक है। मेजरली जो आपका कर्बरोज है वो इसी फॉर्मेट पे काम करता है, लेकिन इसमें एक चैलेंज है अगर आप क्लियरली देखो तो। अल्टीमेटली लास्ट में मेरा यूजर क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर पैकेट दे रहा है जिसके ऊपर पासवर्ड नहीं है बट इंक्रिप्टेड वैल्यू तो है, उसकी हैश तो है, राइट। इंक्रिप्टेड हैश बट है, बट राइट। मेजरली क्या होता है कि जो कैरबरोज है इसका, इसको जैसे आप एनटीएलएम की बात करो, एनटीएलएम में प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड ट्रेवल करता है। अगर आपने एनटीएलएम को वायर शार्क या किसी भी नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल के थ्रू आप देखोगे ना, तो आपको वहां पे आपको पासवर्ड दिख जाएगा, बिल्कुल प्लेन टेक्स्ट में जाता हुआ, बड़ा आराम दिख जाएगा। ओके। लेकिन कर्बरोज में क्यों नहीं दिखता, क्योंकि कर्बरोज इंक्रिप्टेड होता है, राइट। लेकिन कर्बरोज को डिप्लॉयमेंट करना इतना इजी नहीं है क्लाउड में। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ने कंसेप्ट बनाया कि जब हम नेटिव ऑथेंटिकेशन की बात करते हैं तो होता क्या है मेजरली, कि जैसे सपोज मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए ये एक यूजर है, ठीक है, मैं यहाँ पे एक यूजर बना देता हूँ, दिस इज अ यूजर, ठीक है, ये मेरा एक यूजर है, और ये यूजर कनेक्ट करना चाहता है एक सर्विस को। मान लो ये एक सर्विस है, ये सर्विस है आपकी सपोज लेट्स से एक्सचेंज है, एग्जांपल दे रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट की इंटरनल सर्विस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब यूजर डायरेक्ट एक्सचेंज ऑनलाइन से कनेक्ट नहीं कर सकता, वो उसको चाहिए बीच में एक ऑथेंटिकेशन की लेयर जो उसको ऑथराइज करे, और वो आपकी होती है एज़्योर। अब मेजरली क्या होता है यहाँ पर, जब आप नेटिव ऑथेंटिकेशन की बात करते हैं तो जब भी यहाँ से ट्रैफिक जाएगा यूजर का, तो यूजर भले ही यहाँ से यूजर ने जो भी इंफॉर्मेशन दी, राइट, यूजर ने पासवर्ड दिया या जो भी दिया, जो भी आपका वैल्यू इंक्रिप्ट होके आई ऑन प्रेमिसेस से, क्योंकि जब आप एडीएफएस लगाते हो वहां पे अगर आपने पासवर्ड हैश सिंक भी लेते हो तो वो भी आपकी हैश ही देता है, वो आपका एक्चुअली यूजर नेम पासवर्ड नहीं देता है। तो एज़्योर क्या करेगा ना, बैकएंड में ऑथेंटिकेशन के लिए अगर आप नेटिव ऑथेंटिकेशन यूज कर रहे हो तो सेम टोकन एप्लीकेशन को दे देगा, सेम टोकन जो टोकन उसको रिसीव हुआ है ऑन प्रेम से, ठीक है। वो उसमें अपनी कोई इंक्रिप्शन मेथोलॉजी ऐड नहीं करता है, राइट। लेकिन जब आप मॉडर्न ऑथेंटिकेशन में आते हो, वहां पे क्या होता है कि ये क्या करेगा, इस टोकन को के बिहाफ में एक ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, और वो ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट ये उस एप्लीकेशन को देगा। तो ये बात आप मान के चलो कि जब आप क्लाउड पे जाते हो तो वहां पे नेटिव ऑथेंटिकेशन नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, हालांकि अभी है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट को रिटायर कर रहा है बाय एंड ऑफ अक्टूबर। तो अक्टूबर में नेटिव ऑथेंटिकेशन का एक्सपायर होने वाला है कंप्लीटली, राइट। चाहे वो आपकी एक्टिव सिंक हो, चाहे वो आपका एक्टिव सिंक हो गया, आपका पॉप हो गया, आपका आई मैप हो गया, सब कुछ बंद होने वाला है। इसीलिए बंद होने वाला है क्योंकि ये सारे नेटिव ऑथेंटिकेशन को सपोर्ट करते थे, विच इज नो लॉन्गर रिकमेंडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो होता क्या है कि जैसे बैक टू आवर प्रीवियस डायग्राम, होता क्या है कि जब आप किसी ऐसी सिचुएशन में जाते हो कि यहाँ से आपके जो क्रेडेंशियल्स या जो भी है, तो यहाँ पे आपके क्रेडेंशियल्स ट्रेवल नहीं कर रहे, यहाँ पे एक ऑथराइजेशन टोकन ट्रेवल करता है, और वो आपका क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर आपके एप्लीकेशन को देता है, ठीक है। तो मेरा ये पूरा समझाने का मतलब ये था कि आइडेंटिटी एज अ सर्विस, जब हम इस टर्म की बात करते हैं तो आइडेंटिटी एज अ सर्विस में इजी ऐप कनेक्ट का मतलब क्या है, दैट इज फर्स्ट थिंग, ओके। ठीक है जी। सेकंड, मैंने आपको बताया था सेकंड रीजन कि भाई यूजर्स की, हर यूजर की अपनी एक आइडेंटिटी जो है वो स्टैब्लिश हो जाती है, मतलब वन आइडेंटिटी फॉर एवरीथिंग, राइट, व्हिच इज फेयर इनफ, भाई
सब कुछ करने के लिए एक ही आइडेंटिटी मुझे रिक्वायर्ड है, दैट इज माई सेकेंड थिंग। ठीक है। तीसरी चीज, तीसरी चीज आपकी जो सिक्योरिटी है, राइट, वो इनहेंस्ड हो जाती है। मैंने आपको इसका बता दिया, इसको आप बोल सकते हो एम्पावर्ड हो जाते हैं यूजर्स। मैंने आपको ये चीज बता दी क्योंकि आपकी जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटीज है, जो भी कुछ है, वो सब कुछ है। और चौथा फैक्टर जो मैंने आपको बताया, वो बताया मैंने आपको, आप अपने ऑपरेशन को पूरा ऑपरेशनलाइज कर सकते हैं, पूरे अपने इनसाइट्स को, यानी कि एवरीथिंग अंडर वन रूफ। वन रूफ मतलब डीसी, ये आपकी रूफ है, आप यहीं से बैठ के सब कुछ देख सकते हो। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ हैविंग आइडेंटिटी एज अ सर्विस फैक्टर। ठीक है। उसके अलावा अगर हम इसमें जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे फीचर्स होते हैं, जैसे कि आप सिक्योर कनेक्टिविटी कर सकते हो स्टैब्लिश इन दोनों के बीच में। तो वहाँ पे आपके पास प्रॉक्सी का कंसेप्ट भी आता है, जहाँ पर आप एज्योर एप्लीकेशन प्रॉक्सी डिप्लॉय कर सकते हो, रिवर्स प्रॉक्सी सोल्यूशन डिप्लॉय कर सकते हो, राइट। और बहुत कुछ आप इसमें अपना डिप्लॉय कर सकते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट अ हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी ऑफ क्लाउड। ठीक है। जब हम बात करते हैं कि यहाँ पे यूजर्स को, आपको एक बेनिफिट मिलता है कि आप अपने यूजर्स को सेल्फ सर्विस्ड फीचर्स भी दे सकते हो, जैसे पासवर्ड रीसेट हो गया, कोई यूजर अपना पासवर्ड भूल गया, तो दे डोंट हैव टू कॉल सर्विस डेस्क कि भैया मेरा पासवर्ड खो गया है, मुझे एक बार रीसेट करके दे दो। नहीं, यूजर कैन रीसेट द पासवर्ड इजीली लाइक ही इज डूइंग इन हिज जीमेल और एनी अदर अकाउंट। उसको वहां पे जाना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है, उसको एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालना है, सिक्योरिटी क्वेश्चन आंसर करना है, एंड ही इज गुड टू गो, राइट। एंड दैट पासवर्ड विल आल्सो चेंज टू योर ऑन प्रेम आईडी एज वेल। किसी यूजर का अकाउंट लॉक हो गया, राइट, सो यू डोंट हैव टू गो एंड आस्क सर्विस डेस्क गाइस कि भैया मेरा अकाउंट अनलॉक कर दो। ही कैन इजीली अनलॉक इट फ्रॉम क्लाउड इटसेल्फ। पासवर्ड रीसेट करना है, पासवर्ड वहीं से रीसेट कर सकता है वो। तो एक तरीके से यूजर्स को सेल्फ सर्विस प्लेटफॉर्म देने की वजह से आपने अपने जो अनस्क्वायर्ड और अननेसेसरी जो टिकट फ्लो था, उसको आपने रिड्यूस कर दिया। दैट इज फर्स्ट थिंग। ठीक है। दूसरी चीज, आप यहाँ पे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी स्टैब्लिश कर सकते हो। अब मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन की बात करें तो जैसे ऑथेंटिकेटर ऐप है, राइट, उसको आप डिप्लॉय कर सकते हो अपने इंफ्रा में, ताकि यूजर्स अगर मेरे क्लाउड पे लॉगिन करें भी, तो वो पर्टिकुलर ऐप से ऑथराइज होके ही करें। या आप यहाँ पे कंडीशंस भी प्लेस कर सकते हो कि अगर यूजर में इस सबनेट के बाहर से रिक्वेस्ट प्लेस करे तभी उसको एमएफए प्रॉम्प्ट हो, अगर वो इस सबनेट के अंदर से रिक्वेस्ट प्लेस करे तो उसको एमएफए प्रॉम्प्ट ना हो। यानी कि जो आपका ऑफिस का नेटवर्क है, उसको आप एज अ सबनेट डिफाइन कर सकते हो वहां पे। तो क्लाउड में आपको बहुत सारी अलग अलग लेवल की फ्लेक्सिबिलिटीज मिलती है। ठीक है। जब हम बात करते हैं ऐप मैनेजमेंट्स की, तो यहाँ पे आप एप्स डिप्लॉय तो कर ही सकते ही हो, उसके साथ साथ आप एप्स को डेलीगेट भी कर सकते हो कि लेट्स से मेरे टेनेंट के ऊपर कोई ऐप पड़ी है एंड आई वांट टू डेलीगेट दैट ऐप टू यू, तो मैं आपको वो भी दे सकता हूँ, मैं आपको एक एक्सेस, गेस्ट एक्सेस बना के दे सकता हूँ उस ऐप के लिए। तो आपको उस पर्टिकुलर ऐप को यूज करने की जरूरत नहीं है। जैसे सपोज आप एक सर्विस प्रोवाइडर हो, आपने कहा जी मेरे पास मैंने एक ऐप कनेक्ट कर ली अपने टेनेंट से, आपने सेल्स फोर्स की। नाउ यू कैन गिव दैट एक्सेस टू दैट ऐप फ्रॉम योर टेनेंट, कि भैया आपने 4 लोगों को रखा है, चारों को आपने अलग अलग अकाउंट बना के दे दिए, गेस्ट अकाउंट, जिससे वो अपने टेनेंट के थ्रू लॉग इन कर रहे हैं आपके टेनेंट पे और उस एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहे हैं, तो वो भी आप कर सकते हो। तो देखो, क्लाउड इज एन एंडलेस जर्नी। इसके ऊपर डिस्कस करना, इसको एक एक फीचर्स को समझना इज एन एंडलेस सोर्स। इसमें 10 साल 15 साल भी कम है, क्लाउड इतना आगे जा चुका है इस समय। इनिशियली जब क्लाउड आया था तो बहुत सारी चीजें नहीं थी लोगों के पास, बट अभी क्लाउड इतनी तेजी से ग्रो हुआ है कि जितने लोग इसके आर्किटेक्ट्स भी थे वो सब L1 हो चुके हैं।
तो देर आर लॉट्स ऑफ पॉसिबिलिटीज विद द क्लाउड। सो बेसिकली ये एक छोटा सा इंटरेक्टिव फॉर्म था क्लाउड के बारे में बताना। अच्छा, इसमें आप अपने कस्टमाइज रिपोर्टिंग भी सेट कर सकते हो। अब यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का आपको जो है वो बिजनेस इंटेलिजेंस को बोलते हो आप, पावर बीआई, पावर एप्स, उसको भी कनेक्ट कर सकते ओके। हो। तो आप अपने खुद राइट का राइट। डैशबोर्ड देख सकते हो, फ्लो क्रिएट कर सकते हो ऑटोमेटेड फ्लो के थ्रू। आप चैट बॉट क्रिएट कर सकते हो, राइट, कि यूजर्स के पास, आपके पास कोई रिपोजिटरी है जहां पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, एंड आप चाहते हैं कि आपके यूजर्स उन इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करें, तो आप चैट बॉट डिप्लॉय कर सकते हो। यूजर अपना वहां पर अपनी क्वेरी डाले और वो बॉट उस डेटाबेस से वो इंफॉर्मेशन निकाल के उसको दे देगा, राइट। तो ओके। देयर सो मेनी थिंग अबाउट द क्लाउड। एनीवेज, तो हम लोग इन चीजों पे करेंगे डिस्कस, मौका लगेगा तो। बहुत, ये तो एक्चुअली बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं देखता हूँ मेरी मशीन अगर रेडी हो गई हो तो मैं फटाफट आपको डिप्लॉयमेंट दिखा देता हूँ। ये मशीन रेडी हो चुकी है, तो मैं फटाफट एक AWS पे ना सिक्योरिटी ग्रुप पे एक मशीन बना लेता हूँ। आपने AWS पे काम किया इससे पहले? नहीं, नहीं किया। इसके बाद क्लाउड ही सीखने का प्लान है संदीप सर के साथ क्लास में कुछ टाइम में। कोई दिक्कत नहीं भाई, एनीवेयर। सेव ऑल ट्रैफिक, कस्टम, क्यों नहीं करने दे रहा यार? क्या पंगा यार इसमें, छोड़ो, कोई बात नहीं। यहाँ ट्रैफिक ऑल लगा है और यहाँ पर भी ऑल ट्रैफिक लगा है, ठीक है जी। फटाफट एक मशीन बना लेते हैं। आज चलते हैं और विंडोज सर्वर बना लेते हैं। विंडोज सर्वर 19 बना लेते हैं। ठीक है, let me make it 16 GB is enough, 416 is enough। review launch, ओके, एक चीज मिस कर गया मैं, स्टोरेज थोड़ा बढ़ा देता हूँ, 300 GB। सिक्योरिटी ग्रुप एग्जिस्टिंग सेलेक्ट कर लिया, लॉन्च, एक क्रिएट कर लेते हैं पेयर, न्यू लॉन्च इंस्टेंस। मशीन रेडी हो गई, बस स्टार्ट हो जाए मशीन। इसको मैं कह देता हूँ AD सर्वर, AD 2019। ठीक है, इसको 4 मिनट लगेंगे मशीन को इनिशलाइज होने में। फर्स्ट टाइम इनिशलाइज होने में 4 मिनट ओके। लगते हैं, अभी कनेक्ट स्टेट पे नहीं आई ये मशीन। ठीक है, सो ठीक है, जब तक ये आ रही तब तक हम अपने टेनेंट पे लॉगिन कर लेते हैं और एक बार टेनेंट को गो थ्रू कर लेते हैं कि हम बेसिकली यहाँ पर किन चीज़ों को पहले फोकस करेंगे। सिंक को लेके एक सेकेंड, तो कहाँ गया अकाउंट, तो ये रहा। एक सेकेंड, इसका टेनेंट का नाम क्या था?
एक सेकंड भाई। टेनेंट यार बनाया था। आपके पास कोई टेनेंट है अभी बना हुआ? टेनेंट हाँ है, बट उसमें कोई लाइसेंस वगैरह नहीं है क्योंकि मैं काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ। नहीं नहीं, एक बट वो लॉगिन तो हो जाएगा एज्योर हमें। एज्योर एडी का कोई टेनेंट है पड़ा हुआ है, नॉर्मल कोई टेनेंट? हाँ हाँ हाँ, एक सेकंड लॉगिन कर लो, मैं आपको बताता हूँ। बताओ। यूजर नेम दो आप मुझे, यूजर नेम पासवर्ड दो। आयुष, हम्म, आयुष @ AYD करके AYDAM.onmicrosoft.com, DAM, DAM। क्रेडेंशियल बताओ। पी इस स्मॉल में है, PNB @1234, स्मॉल में पी PNB, एन बी। P पटना, पटना नांगलोई बेंगलोर, PNB हाँ हाँ, @1234 1234। यही है। राइट राइट। पी एन बी एट वन टू सॉरी थ्री यू फोर साइन इन टाइम्ड आउट। पासवर्ड इज इनकरेक्ट। पासवर्ड तो ठीक है ये, पासवर्ड में तो कोई दिक्कत नहीं। योर अकाउंट और पासवर्ड इज इनकरेक्ट। एक सेकंड रुकिए, मैं ट्राई करता हूँ यहाँ पे ना, फिर बताता हूँ क्या है क्योंकि मैंने अपना कस्टम डोमेन हटा दिया कि इन्होंने बंद ना कर दिया हो से। हो गया। आयुष वन करके देना और पासवर्ड सेम आयुष वन कर देना वहां पे जहाँ पे आयुष के है। एक सेकंड एक सेकंड। यू मे नॉट स्पेसिफाई एपी बिफोर, क्या चीज है? पुराना रूट डिलीट करना पड़ेगा। Now it works. क्या अटक गया यार? One second. विशाल जी आता हूँ मैं अभी 1 मिनट में, ठीक है।
ओके, तो मैंने यहाँ पे अपने टेनेंट पे लॉगिन कर लिया है। ठीक है, अज्योर एक्टिव डायरेक्टरी, ये जो ऐसा फीचर है ये आपको 1 साल तक फ्री मिलता है। यानी कि अगर आप इसको यूज़ कर रहे हो तो ये आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, और आप इसको इन कंपैरिजन ऑफ अदर सर्विसेज इनको आप यूज़, वन सेकेंड, इनको आप मतलब लंबे टाइम तक यूज़ कर सकते हो, लाइक इन कंपैरिजन ऑफ अदर सर्विसेज, लाइक आप एक्सचेंज, शेयर पॉइंट, टीम्स, या फिर एमडीएम, या आपने कोई ऐसी सर्विस, अदर आप इसके एसोसिएटेड सर्विस यूज़ करते हो, तो उस केस में आपके पास एक लिमिटेड टाइम इंटरवल होता है, राइट। बट अजोर एडी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो फ्री है, क्योंकि इसको बनाया ही इसलिए गया है कि आप इससे अपने इंटीग्रेशंस परफॉर्म कर सकते हो, और आप अपनी चीज़ों को और अच्छे से मैनेज कर सकते हो। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं अजोर एडी की, तो यहाँ पे जैसे आपका सबसे पहला टैब है यूज़र्स। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे यूज़र्स हैं जो ऑलरेडी मुझे शो कर रहे हैं, जिसमें से कुछ यूज़र्स मेरे डायरेक्टरी से भी सिंक हो रहे हैं। बेसिकली हुआ क्या था कि मैंने पीछे एक टेनेंट बनाया था और उसको सिंक कराया था इससे, तो वो ऑब्जेक्ट्स अभी, वो सर्वर डिस्कनेक्ट हो चुका है, लेकिन आइडेंटिटीज अभी भी अवेलेबल हैं। तो इसका मतलब
ये नहीं है कि वो आइडेंटिटीज अगर आपने बना दी तो सर्वर आपका हट गया तो वो आइडेंटिटीज हट जाएंगी, ऐसा नहीं है। आइडेंटिटीज वहाँ पे रहती हैं ओवर द टाइम, एंड उनको आपको मैनुअल क्लीन अप करना पड़ता है। अब जैसे ये आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा डायरेक्टरी सिंक यस, ये अकाउंट है, तो इसको मैं ऐसे डिलीट नहीं कर सकता, बट आई हैव टू फिगर आउट बाई यूजिंग टू डिलीट। मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ बैकएंड में एमसोल सर्विसेज कनेक्ट करके, वहाँ से पावर शेल से मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ बहुत ईजिली। तो ऐसे क्लीनअप्स भी हमको करने का टाइम, बहुत सारे इश्यूज आते हैं प्रोडक्शन में, जहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट्स को क्लीन अप करना होता है। आपका क्वेश्चन भी था ये कि प्रोडक्शन में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, तो ये इनको हम बोलते हैं स्टेल एंट्रीज। तो इनको भी आप यहाँ से क्लीन अप हम कर सकते हैं पावर शेल के थ्रू। तो उसमें आपको एक मॉड्यूल डाउनलोड करना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑनलाइन सर्विसेज का MSOL, और उसके बाद आपको वहाँ से ये ऑब्जेक्ट्स रिमूव करनी होंगी। हालांकि अगर आप यहाँ से ट्राई करोगे तो देखो, तो यहाँ डिलीट का ऑप्शन ग्रेड आउट आ रहा है। ऐसा भी ऐस, ऐसा भी तुम कर सकते हैं। रफली बता रहा हूँ क्योंकि हम्म, वो जस्ट मैंने कोई आर्टिकल पढ़ा था, कंप्लीट नहीं। हम जो एमसोल के थ्रू डायरेक्टरी सिंक को बंद कर दें, हम्म, राइट। हम्म। अगर डायरेक्टरी सिंक बंद हो जाएगा, यानी इसको सर्वर को पता लगेगा कोई डायरेक्टरी सिंक सर्वर नहीं है, तो ये जो डायरेक्टरी सिंक स्टेटस ही नो पे आ जाएगा। लेकिन इसमें एक चैलेंज है ना। एमसोल में क्या? ये तो चैलेंज ये है कि सपोज एक ऑब्जेक्ट आपको दिख रही है, आपका टेनेंट चल रहा है, अभी आपका डायरेक्टरी सिंक चल रहा है। अब उस एक ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के पीछे आप हाँ, डायरेक्टरी सिंक वो बंद नहीं कर उसके लिए तो सकते, नहीं नहीं राइट। नहीं। तो उस केस में राइट आपको राइट मैनुअली ही क्लीन अप राइट, एक करना ही चीज। पड़ेगा। तो रिमूव हाइफन हम्म, एमसोल ऑब्जेक्ट करके कमांड होती है, आप उसको चला के उसको रिमूव कर सकते हम्म, हो इन स्टेल right। एंट्रीज को। ठीक है वैसे जो मैंने बताया वो ऐसा वर्क करता है क्या वो? क्योंकि मैंने कभी यार, प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं किया, बस मैंने कोई आर्टिकल पढ़ा। जो आप बोल रहे हो ना, ये इससे क्या है ना कि आप पूरा पेड़ ही काट दिया आपने, राइट। वो मतलब ऐसा वर्क करता है क्या वो चीज, क्यों नहीं अगर मैं? करेगा यार, पूरा काम सर्वर करेगा आपने क्या पूरा अगर मैं आपने पूरा आपने पूरा सिंक ही स्टॉप कर दिया, वो तो काम करेगा ही करेगा, बिल्कुल हम्म। काम करेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे एक नाम दे देता हूँ, कोई भी दे देता हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ abc.com, एनीथिंग, कुछ फर्क नहीं पड़ता ऐसे, या लोकल कर देता हूँ, DNS राउटिंग का इशू नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, फटाफट DC प्रमोट कर लेते हैं। यहाँ से जाके मैं फंक्शनल लेवल 16 ही रखता हूँ, क्योंकि टॉप नोस्ट है 19 का। हम्म, ठीक है, 19 में कोई फंक्शनल लेवल लॉन्च नहीं हम्म, हुआ है, इफ़ यू अवेयर ऑफ। पासवर्ड सेट कर लेता हूँ अपना DSRM का। नेक्स्ट, नेक्स्ट, सिंगल सर्वर डेलीगेशन होगा नहीं, नेट बायो सेम आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ओके। ये इंस्टॉल हो रहा है, इसको छोड़ देते हैं इंस्टॉल होने के लिए। ठीक है, टाइम लगेगा इसमें नहीं थोड़ा। नहीं, तुरंत हो जाएगा। बहुत हाई एंड मशीन है ये। ओके। ठीक है, मैं कोई दूसरा ट्रेंड देखता हूँ जहाँ पे आपको तो .com। आपका क्या था, आयुष वन एट, क्या वन। क्या था डोमेन, ए वाई वाई डी ए एम, ए वाई डी ए एम, ए वाई ए ए वाई वाई डी ए एम डॉट राइट, ऑन डॉट ऑन माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम। इसी पे करा देते सिंक। पासवर्ड था पी एन तीन बी भी एट अनवाइड वन वन टू टू थ्री थ्री फोर फोर ठीक है भाई, हो गया लॉगिन। ये भी सिंक हो गए, इसमें भी कुछ ऑब्जेक्ट सिंक हो रहे होंगे। ये आपने लगा रखा है।
ठीक है जी। अब जैसे आपका डायरेक्टरी सिंक में ये लगा हुआ है, इसको देखो डिलीट करने का ऑप्शन आ रहा है, राइट, देख रहे हो आप, पर मेरे टेनेंट में नहीं आ रहा था। तो ये सिचुएशन ऐसी आती है कभी। क्योंकि मैंने सर्वर उड़ा दिया, इस वजह से तो नहीं। सर्वर तो मैंने मेरा भी सर्वर उड़ा सर्वर दिया, तो मेरा भी डिलीट कर हट दिया चुका है, सर्वर। सर्वर तो मेरा भी हट चुका है। लेकिन फिर ऐसा क्यों? वो इसीलिए ना, मैं भी बताया ना आपको मैंने कि बहुत सारे केसेस में यहाँ पे अगर डिलीट का ऑप्शन ना आए, जैसे ग्रेड आउट आ रहा था मेरे में, ओके। तो आप वहाँ पे फिर आपको पावर हम्म। शेल से रिमूव करना पड़ेगा, मैं वो बता रहा था आपको। ओके ओके। ठीक है जी। तो मैं काम करता हूँ, मैं आपकी जो डायरेक्टरी सिंक्ड है इन सबको मैं हटा देता हूँ। दिस इज जस्ट डायरेक्टरी सिंक्ड, दिस इज आल्सो, नहीं ये नहीं है भाई, इसी गलत देख लिया मैंने। इसी टेनेंट में काम चल जाएगा क्या, कि दूसरा बिल्कुल बिल्कुल, इसी पे मैं चल सेटअप जाएगा, करूं? इसी पे चल जाएगा भाई। ये देखो आपने एक्सचेंज भी क्योंकि डाल मेरा रखा था प्लान था क्या? ना एक्सचेंज माइग्रेट। एक्सचेंज भी डाल रखा था क्या? हाँ हेल्थ हेल्थ एक्सचेंज। हेल्थ मेल बॉक्सेस भी हाँ सिंक मैंने हो गए। एक्सचेंज ऑन प्रमाइस डाला हुआ था। हाँ हम्म, वो वही मेरे को आइडिया नहीं था ना, वो मुझे बाद में लगा कि क्योंकि एक्सप्रेस सेटिंग किया था, पूरा डोमेन सिंक मार दिया उसने। हम्म, मैंने नहीं कोई कोई दिक्कत नहीं, पर्टिकुलर वो सिंक नहीं किया था। कोई दिक्कत नहीं है भाई। मैं ये कह रहा था क्योंकि मैं इसमें लाइसेंस तो परचेज नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने इतना लाइसेंस लिया है, इसको मैं 1 साल से चला रहा हूँ। कोई सो दिक्कत नहीं। क्योंकि एक्सचेंज अगर मैं माइग्रेट करूंगा तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा फिर, क्योंकि लाइसेंस चाहिए होगा मेरे को एक्सचेंज के लिए नया तो। नया टेनेंट बनाना, नया टेनेंट नया बना ले, टेनेंट बनाना पड़ेगा ना? बना लेना, हाँ बना लो नया टेनेंट, क्या दिक्कत है। ठीक है भाई। अब ठीक है, आपके, तो नेक्स्ट टाइम आप सेटअप कर। हाँ कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे जाके ओवरव्यू में आपको दिख जाएगा, ये आपका AD कनेक्ट इनेबल दिखा रहा है, यहाँ पे देखो, ये दिखा रहा है ना, हम्म। डिसेबल्ड है यहाँ पे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम करवा देते हैं। तो अभी हमारा यहाँ पे मशीन रेडी हो चुकी होगी, एक बार देख लेते हैं। अच्छा रीस्टार्ट हुई है मशीन मेरी, 1 सेकेंड। हमने डोमेन का नाम क्या था, ABC दिया था ना? एक सेकेंड, abc.local। एक सेकेंड अटक गया। ठीक है, मेरा AD का इंफ्रा बिल्ड हो चुका है। अब हम फटाफट यहाँ पे करेंगे क्या, कुछ OU बनाएंगे और उन OUs के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे।